तो बंधुओं, आंग्ल कौन थे? आंग्ल, जिनको लिखा जाता है आंग्ल मराठा युद्ध। दरअसल भारत में 3 राजवंशों ने ही शासन किया, विदेशी कौम के। सर्वप्रथम शुंग वंश यानी पुष्यमित्र शुंग, 184-85 ईसा पूर्व, मगध साम्राज्य। दूसरा समुद्रगुप्त वंश या स्कंदगुप्त या विक्रम संवत वाला विक्रमांक, यह वास्तव में कण्व वंश था। आलोचन, सफेद हुन विदेशी लोग, आगे चलकर प्रतिहार एवं राजपूत हुनों के रूप में उभरा, जिनमें इनको राजपूत भी कहा गया और पृथ्वीराज चौहान जैसे को ब्राह्मण भी कहा गया। तो किसको क्षत्रिय बनाना है, किसको ब्राह्मण बनाना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? भट्टों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर। राम भद्र आचार्य, ये नाम देखिए, भद्र वही होता है जो राम को मानता है। भद्र यानी ब्राह्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष। तीसरा है आंग्ल। आंग्ल नाम लगने में या इतिहास में आंग्ल लिखा जाता है, किंतु वास्तव में ये आंध्र वंश है, ये अंग्रेज नहीं है। जो कि ब्राह्मण या पंत या पेशवा कहलाए, और ब्राह्मण पदवी को ध्यान में रखते हुए क्षत्रिय या ब्राह्मण बनता है, और वही वैश्य हो जाता है। अगर धन कमाता है तो वैश्य होता है, अगर लड़ता है तो क्षत्रिय। और इसलिए ये 3 ही राजवंश थे, ये आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किंतु केवल ग्रंथ पढ़ना और ज्ञान बताना ही ब्राह्मण का ओरिजिनल धर्म है और धंधा भी है। इसलिए ये 3 ही राजवंश थे जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के अनुसार भारत पे शासन किया, और ये विदेशी लोग थे, शुंग, कण्व और आंध्र। ब्राह्मणिज्म, इसलिए गौर करिए कि ब्राह्मणिज्म विषमता में चलता है। इसलिए पहले ब्राह्मणों की 3 राजवंश थे, 3 राजवंश, शुंग, कण्व और आंध्र। फिर पांडव के रूप में 5 ब्राह्मण हुए और 5 से 13 ब्राह्मण माने गए। और इसलिए पासे जब फेंके जाते तो नागपाशा अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जिसमें बांध के रखा जाता है, जल, जंगल, जमीन और शिक्षा उनसे हड़पी जाती है। इसलिए पहले 3 राजवंश थे, शुंग, कण्व और आंध्र। फिर पांडव से 5 ब्राह्मण हुए और फिर 5 से 13 ब्राह्मण हुए। इसलिए माना जाता है 3, 13, 23, इसका योग कितना होता है? 39। दोनों डिजिट विषम, 3 भी और 9 भी, क्योंकि 9 1 से 10 तक के अंकों में सबसे बड़ा अंक है। इसलिए 13 दिन की 13वीं होती है। तो ये किसके नाम से होती है? जो 13 ब्राह्मण होते हैं, जो 13 इनको व्यापारी कहते हैं, जो दुनिया को चलाते हैं, उनके नाम से 13 दिनों में 13वीं होती है। जबकि समता देखिए, समता, जल, जंगल, जमीन और शिक्षा में 2, 12, 22 होता है, यानी 36 होता है। 2, 12, 22 होता है। ये नागपाश है। जब चौसर खेला जाता है तो उसकी गोटियां अपने आप कहती है 3, 13, 23, 2, 12, 22, यानी 2, 12, 22, 36। तो 36 में 3 ब्राह्मण, शुंग, कण्व और आंध्र अधिक, इसलिए 39 योग होता है। वो कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। 2 अर्थात संभाग, इसलिए सभी खड़ी लाइनों को 2 बार जोड़ने में 24 होता है। 12 खड़ी लाइन 12 खड़ी की गई। देखिए भाषा का भारत में जन्म कैसा हुआ। 12 खड़ी लाइनों को खड़ा किया गया, ढका 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 ढका, और उससे बना 12 खड़ी, यानी गणित शुरू हुआ। तो उसको 2 बार जोड़ने से 12 आता है, सॉरी, उसमें समता का भाव होता है 2 में।
और 12 खड़ी, 12 खड़ी, 2 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, हम जो पहाड़ा पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं 12 खड़ी। खड़ी यानी खड़ी लाइनें खींचने का तात्पर्य है, वर्टिकल 12 लाइन करो, लेकिन ये क्रम में अगर आ जाए तो 180 का कोण बनता है, और उसमें क्या बनती है 12 लाइनें, इसलिए 12 12 24 दो बार जोड़ने पे, इसलिए 2 12 22, जिसमें 2 बार जोड़ने से आधा आधा 180 180 का कोण जोड़ने से 360 डिग्री बनती है, और इसी को अशोक चक्र कहते हैं। गणित में 12 खड़ी होती है, इसलिए 1 से लेकर के हम पहले 12 तक ही जोड़ घटाना करते, और इसको कोई बदल नहीं पाया था, क्योंकि एक दिन में 12 घंटे या प्रहर होते, और यही हमारी प्राचीन शिक्षा है। इसलिए बुद्धिज्म में 2 12 22 यानी 36 ये एक समता का प्रतीक माना गया है, जबकि ब्राह्मणिज्म विषमता का प्रतीक है, इसलिए 3 13 23 39 योग होता है। तो ब्राह्मणिज्म वर्ग संघर्ष यानी जातियों को मानता है, कोई अमीर होना चाहिए तो कोई गरीब भी होना चाहिए, तभी जातियां भी रहेगी और टिकेगी। सभी इंसान एक समान नहीं होने चाहिए, इसलिए विषमता बिल्कुल रहना चाहिए। बुद्धिज्म देखिए, घोड़ा गधा ऊंट भालू सबको एक दृष्टि से देखता है, उसमें जातियां नहीं होती तो वर्ग संघर्ष होगा ही नहीं, और ना वर्ग संघर्ष होगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा और कोई अमीर नहीं रहेगा, ना जातियां होगी, ना अमीर ना गरीब होगा, तो सब इंसान एक समान होगा, जो समता का प्रतीक होगा। जबकि ब्राह्मणिज्म कहता है कोई अमीर रहेगा तो कोई गरीब रहना ही चाहिए, तभी ब्राह्मणिज्म टिकेगा। यानी लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहना चाहिए, पैसे के मामले में, बुद्धि के मामले में, जंगल के मामले में, जमीन के मामले में, जल के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर जगह हर तरीके से लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहना चाहिए, तभी अनेकता में एकता। जब अनेकता रहेगी तो मीठी मीठी बात करने से उनमें तालमेल बैठाने का ढोंग किया जाएगा, उसको कहते हैं अनेकता में एकता रहेगी। बुद्धिज्म कहता है सभी इंसान एक समान है, फिर कोई अमीर क्यों और कोई गरीब क्यों घंटे के लिए रहेगा, सब एक जैसे इंसान है, सब एक जैसे दौलत वाले, सब एक जैसे पढ़े लिखे। तकलीफ है तो सबको मिलना चाहिए, और खुशी है तो सबको मिलना चाहिए, इसलिए वो मध्यम मार्ग कहता है कि सभी एक समान है, ना किसी को तकलीफ होनी चाहिए और ना कोई खुश रहना चाहिए, यानी समयक, सभी को बराबर रूप से आंकना है, समयक। लेकिन ब्राह्मणिज्म कहता है किसी को कोई अमीर होना चाहिए तो कोई साला गरीब भी रहना चाहिए, एक समान नहीं होना चाहिए, तभी वो उन जातियों को मानते हुए चलेगा और वो उसको गौरव महसूस करेगा। तो कोई अमीर होकर खुश रहे तो कोई गरीब रहकर तकलीफ में रहना चाहिए, और ये असमानता का प्रतीक ही हिंदुज्म है। यहाँ तक कि ज्ञान विज्ञान धन दौलत जमीन जायदाद जीवन मृत्यु जल जंगल जमीन प्रेम शिक्षा धन इत्यादि, ये सब किसका दिया हुआ है? उस सभ्यता को पैदा करने वाला बुद्ध और अशोक का, जिसका मास्टर शिक्षक बुद्ध है। इसलिए परिवार का सदस्य पैदा होने पर उस वक्त अशोक कुल लिखता था, और मरने की स्थिति में परिवार अशोक का कुल होता था, अशोक का कुल परिवार होता था। और संदेश उस समय जब घर घर जाते थे तो मूल्यवान अशोकवान धन्यवान धन धान्यवान, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद, मरने के बाद लोग कार्ड में देखो शोकाकुल परिवार लिखते, मरने वाले को बगैर धन वाला नंगा भिखारी निर्वस्त्र निर्धन, निर्धन साला बगैर पैसे पानी के मर गया, बगैर धन कमाए मर गया, कोई भी धन पैदा नहीं किया, भिखमंगा, ना विचार वाला धन पैदा किया, ना पैसा, ना लंड लहसुन, ना अदरक, क्यों पैदा हुआ था साला वो भी पता नहीं, और साला क्यों मर गया वो भी पता नहीं। इसलिए परिवार पूरा चिंतित रहता है, इसलिए लिखा जाता है शोकाकुल परिवार। शोकाकुल, सब साले शोक में डूबी हुई है, ना विचार पैदा किए, ना समाज को घंटा कुछ दिया,
साला हुकलंडू बन के गरीब भिखारी बन करके आया था और वैसा का वैसा ही मर गया। और इसलिए शोक संदेश में निर्धन बगैर धन का लिखा जाता है, अर्थात जानवरों की तरह पैदा हुआ, जानवरों की तरह सेक्स किया और निर्धन बगैर धन का होकर के ही मर गया। इसलिए माथे पे पैसे लगाए जाते ले भोसड़ी के। कोई धन नहीं है, ना खुद कुछ उखाड़ा, ना बच्चों के लिए कुछ छोड़ा, ना विचार, ना धन, ना धान्य, ना ढंग का कुछ दिया, इसलिए निधन हो गया। गरीब भिखारी मर गया, कोई धन नहीं लाया, निधन हो गया। अच्छा हुआ साला दुनिया से, जीवन से चला गया, कम से कम धरती का बोझ तो कम हो गया। कीड़े मकोड़े भेड़ बकरी की कभी भी कोई गिनती नहीं होती जब वो मरता है। इसलिए परिवार चिंतित रहता है कि भोसड़ी का मर गया रे, कुछ नहीं किया था, और इसलिए शोकाकुल परिवार लिखा जाता है। अच्छा हुआ जो मर गया कि निधन हो गया, शोकाकुल परिवार, क्योंकि धरती का बोझ कम हो गया। कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियों की कभी कोई गिनती नहीं होती, इसलिए शोकाकुल परिवार लिखा जाता है। शोकाकुल परिवार चिंतित है भाई परिवार, क्योंकि उसका निधन हो गया, मर गया साला। क्या हो गया? मर गया। और इसलिए साले का 7/12 खत्म हो गया। 2/12/22 का 7/12 साले का खत्म हो गया किस्सा। ना कुछ जमीन ना कुछ आया था, इसी चला गया, किस्सा खत्म। इसलिए नाना पाटेकर कहता है कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, हाथ भर जीभ निकलेगी देखेंगे। हाथ भर मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए अभी आए हैं, हाथ भर जीभ निकली है तो साला देखेंगे, और बीबी बच्चों के साथ 60 लगा करके शाम को सो जाएंगे, जिंदगी खत्म। कोई लंड पे हाथ रख करके सोएगा, कोई बीबी के साथ 60 लगा के सोएगा, और जिंदगी खत्म। मरने के बाद फिर से शोक संदेश में लिखा जाएगा शोकाकुल परिवार और फलाने फलाने का निधन हो गया। साला हुकलंडू था, उसका लंड ऊपर से टंगा हुआ था, अदरक लहसुन प्याज इमली नींबू साला खाए बगैर ही मर गया। साले का निधन हो गया, 7/12 खत्म। तो फिर क्या करना है? बजाओ ताली, सत्य गुरु नाग महाराज की जय। इसलिए नाना पाटेकर कहता है अगर मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए हाथ भर जीभ निकलेगी देखेंगे, कोई लंड पे हाथ रख करके सोएगा और कोई बीबी की टांगों पे टांग रख करके सोएगा, 60 लगा के सोएगा, और सब किस्सा भूल जाएंगे। क्योंकि हम भारत के लोग हैं, 4 दिन के पहले क्या खाते वो पता नहीं रहता, 10 दिन के पहले खाए क्या वो पता नहीं रहता, तो कहाँ से घंटे से दिमाग में बातें घुसेगी। और इसलिए कहता है कि बीबी के साथ 60 लगा के सो। मैं नहीं कहता भैया, नाना पाटेकर।